नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं चीन में जो स्लो डाउन देखा जा रहा है उसका न केवल भारत बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा और दरअसल इस स्लो डाउन का कारण क्या है। जब हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं तो दरअसल स्लो डाउन का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आर्थिक समृद्धि हो तो रही है लेकिन उसकी दर बहुत धीमी है। वहीं जब मंदी की बात होती है तो समृद्धि दर अगर 2 तिमाही तक नकारात्मक दर्ज की जाए तो उसे हम मंदी कहते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चूंकि ये शब्दावलियां आगे चल करके इस्तेमाल होंगी, इसीलिए इससे पहले हमने समझ लिया। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना है। फाउंडेशन कोर्स संस्कृति आईएएस का शुरू हो रहा है और ये फाउंडेशन कोर्स आप देखेंगे दिल्ली केंद्र पर 3 अक्टूबर शाम 3 बजे इसकी पहली कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह ऑफलाइन और ऑनलाइन अर्थात हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड का सीधा सीधा सा मतलब ये है और इस क्लास की विशेषता ये है कि ऑफलाइन जो क्लासेज होंगी, जो कुछ भी वहाँ ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा सब कुछ आपको ऑनलाइन एज इट दे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वो चेहरे हैं जो एक लंबे समय से आप देखते आए हैं और विश्वसनीयता सबसे पहले और सबसे ज़्यादा रहा है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हैं। अधिक जानकारी आपको चाहिए तो sanskrithias.com पर भी जा सकते हैं। 9555124124 पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, इस पर भी आप अपनी डिटेल भेज करके या अगर कोई जानकारी यहाँ चाहते हैं, जिज्ञासा आपकी है तो आप ले सकते हैं। ये आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें इसमें शामिल है। तो यहाँ देखिए, ऑन चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो जैसा कि यहाँ पर कहा गया है स्लो डाउन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि दरअसल ये क्या होती है। चर्चा की बात करें तो देखिए, चीन अभी अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उसके जो बैंक हैं उन बैंकों के साथ मिल करके उपायों की घोषणा किया है कि मैं क्या करूंगा और इस स्लो डाउन से, इकोनॉमिक स्लो डाउन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए या इन्हीं सभी बातों को देखते हुए बात ये है या सवाल ये उठता है कि चीन में जो आर्थिक मंदी है उसका कारण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि बुनियादी ढांचे पर चीन ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। बुनियादी ढांचा जैसे सड़क या उससे संबंधित अन्य अवसंरचनाओं का जो विकास किया जाता है उसको हम कहते हैं कि ये बुनियादी ढांचा है। स्वाभाविक सी बात है कि बुनियादी ढांचा में अगर सरकार निवेश कर रही है तो वो निवेश लंबे समय के बाद रिटर्न आता है। तो तत्काल प्रभाव से वो रिटर्न आ नहीं रहा है, लंबे समय में आ रहा है, तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा बाद में। फिलहाल यहाँ पर मुख्य जो मुद्दे हैं उनकी उपेक्षा की गई है, जैसे उपभोग अंतराल और क्षेत्रीय असमानता। ये जो मुद्दे हैं इन पर फोकस सरकार ने नहीं किया। साथ ही साथ शून्य कोविड रणनीति की बात करें तो इस रणनीति के तहत उसने क्या किया, इसकी चर्चा कर लेते हैं। 2022 तक ये स्थिति देखने को मिली है। तो इसमें लॉकडाउन लगाया गया, यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया और बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया। शून्य जो कोविड रणनीति है इसके तहत सबसे पहले पता लगाया कि किसी व्यक्ति को अगर संक्रमण है या कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसको जैसे ही हमने पता लगा लिया या फाइंड आउट कर दिया, तुरंत उसे क्वारंटीन कर दिया गया। तो यहाँ पर कहा गया कि जो इस शून्य कोविड रणनीति अपनाई गई, इसकी वजह से भी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव हुआ। जो उसकी आर्थिक गतिविधियां थीं वो कम होने लगी। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है जो मूल्य वर्धित औद्योगिक उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिली और ये कहा गया कि वार्षिक वृद्धि यहाँ पर इतनी थी, इसमें कमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ निर्यात में कमी, जब किसी देश के पास अगर किसी वस्तु की कमी है तो वो आयात कर लेता है, अगर किसी देश के पास किसी वस्तु की अधिकता है तो वो उसे निर्यात कर देता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि निर्यात इसका अर्थात चीन का विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं को या देशों को निर्यात होता रहा है, लेकिन इसके निर्यात में कमी देखी गई है। निर्यात ये बताती है कि जुलाई 2023 में यहाँ 14.5% की कमी आई है जो निर्यात करता था। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी ये बता रही है, इसके आंकड़े ये बताते हैं कि जुलाई 2023 में कुल बेरोजगारी दर बढ़ करके 5.3% ये जुलाई 2023 में था और जून 2023 में युवा बेरोजगारी यह रिकॉर्ड 21.3% तक बढ़ गया था।
ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। क्षेत्रीय अति उत्पाद की बात करें तो क्षेत्रों के आधार पर जैसे उद्योगों की बात करें, विशेष रूप से आवास, इसका उत्पादन किया गया। ऊर्जा और निर्माण उद्योगों का उत्पादन किया गया, इस क्षेत्र में निवेश किया गया। मांग से अधिक उत्पादन यहाँ पर कर दिया गया। अगर यहाँ मांग नहीं है किसी वस्तु की, आप ऐसा कह सकते हैं डिमांड कम है और आपूर्ति अधिक हो रही है, आपूर्ति अधिक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ समस्या है। समस्या क्यों है? तो इसका जो मूल्य होगा, ठीक है, मांग कम है, आपूर्ति अधिक है, तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। तो यहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इन क्षेत्रों में जो किया गया है, दरअसल इन क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों पर चीन को फोकस करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। साथ ही साथ राजनीतिक आर्थिक कारणों की बात करें तो पूंजी विस्तार नियंत्रण अर्थात वैश्विक व्यापार अधिशेष की अगर बात की जाए तो एक वर्ष पहले अर्थात एक वर्ष पूर्व की तुलना में यह 20.4% की कमी देखी गई और जो पहले स्थिति अर्थात 80.6 बिलियन डॉलर के ये करीब था। साथ ही वादों से पीछे हटने का मतलब ये है कि जो अपनी अर्थव्यवस्था में चीन ने वादा किया था, उस वादे को पूरा नहीं किया। जैसे 2015 में शेयर बाजार में इसके गिरावट देखने को मिली और शेयर बाजार में गिरावट के साथ उसने मुद्रा की परिवर्तनीयता को लेकर के वादा किया था कि बाजार की दरों पर मुद्रा को परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन मुद्रा को परिवर्तित न करके मुद्रा की परिवर्तनीयता को और कड़ा कर दिया गया। मुद्रा की परिवर्तनीयता का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करना। तो इसमें बदलाव किया गया। जैसे भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो यहाँ पर मिश्रित नीति को अपनाया जाता है, या आप उदार नीति भी कह सकते हैं, कि जो यहाँ पर है 60% ये बाजार दरों पर और 40% आरबीआई उसकी दर निर्धारित करती है कि किस दर पर मुद्रा को परिवर्तित किया जाएगा। बहरहाल इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर बात आती है कि चीन ने और क्या किया है। तो अप्रभावी आर्थिक रणनीतियाँ, यहाँ पर बचत की प्रवृत्ति ज़्यादा है। चीन में बचत की प्रवृत्ति अधिक होने की वजह से इससे जो चीनी लोग हैं ये बताया जाता है कि अपनी आय का 50% वो बचा लेते हैं, वो खर्च नहीं करते हैं। जब वो उपभोग नहीं करेंगे अर्थात व्यय की बात आती है तो व्यय दो प्रकार का होता है, एक निवेश व्यय होता है और एक उपभोग व्यय। तो इन दोनों की बात करें तो जब बचत अधिक होगा, यहाँ पर बचत अधिक होने का मतलब ये है कि यह भी कम होगा और यह भी कम होगा, और ये जब कम होगा तो इसका मतलब ये है कि मांग अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 50% बचत की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से खपत प्रभावित होता है। तो ये भी एक समस्या है। दूसरी बात, व्यापार युद्ध और बाहरी संघर्ष की बात किया जाए तो भारत के साथ लगातार संघर्षरत है, अर्थात वहाँ पर जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थिति भारत और चीन के मध्य देखी जा रही है वो अभी तक बनी हुई है। अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर चीन का भी खर्च हो रहा है और भारत का भी खर्च बढ़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार वहाँ अवसंरचना का निर्माण कर रहा है चीन, और भारत भी उसके मुकाबले अपनी तैयारियों को सुदृढ़ कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है, इससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। व्यापार युद्ध की बात करें तो अमेरिका और चीन के मध्य लगातार व्यापार युद्ध देखने को मिला, और यहाँ वो डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही ये स्थिति देखने को मिली। तो यह भी एक कारण है। व्यापार गतिशीलता जो थी इसमें ये बाधा उत्पन्न किया, और बाधा उत्पन्न करने की वजह से व्यापार प्रभावित हुआ। सख्त कोविड उपाय, जैसा कि मैंने कहा कि शून्य कोविड नीति को अपनाया, माल प्रवाह इससे बाधित हो गया अर्थात लॉकडाउन लगाया गया, जिसकी वजह से जो आपूर्ति श्रृंखला है वो बाधित हो गई, और इसके साथ साथ आर्थिक गड़बड़ी और नकदी जो संरक्षण की प्रवृत्ति चीन के लोगों में देखने को मिली वो भी उपभोग को प्रभावित की। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें चीन की मंदी और चिंता का विषय क्यों, अर्थात जो चीन की मंदी है वो भारत के लिए ही नहीं विश्व के लिए चिंता का विषय क्यों है। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। चीन की बात करें, पिछले दशक में दुनिया में यह 41% की वृद्धि किया है, पिछले दशक की बात की जा रही है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है जो अमेरिका है ये 22% ये कहाँ पर योगदान दे रहा है, वैश्विक इकॉनमी में योगदान देने की बात की जा रही है। यूरो क्षेत्र की बात करें अर्थात ईयू की बात करें तो यह 9% का विश्व की इकॉनमी में योगदान देता है,
अगर चीन की बात करें, विश्व अर्थव्यवस्था की 2.2% वास्तविक विकास ये देता है। ऐसी स्थिति में अगर दर की बात की जाए तो इसका जो दर है 1.1 अंक उत्पन्न किया है। ये जो चीन की बात की जा रही है, चीन ने अपने विकास के माध्यम से इतना योगदान दिया है। चीनी अर्थव्यवस्था का वास्तविक विकास दर जो रहा है वो 8 से 9% रहा है वार्षिक। अब ऐसी स्थिति में जब उसकी विकास दर आधी हो गई है, स्वाभाविक सी बात है कि वैश्विक योगदान में भी उसकी कमी आएगी। और यदि वैश्विक योगदान में कमी आ रही है तो न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। इसके अलावा भारत के लिए क्या अवसर है या नहीं है, तो भारत के लिए कहा जा रहा है कि यह अवसर है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन से गुजर रही है। इसका इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होगा। तो यहाँ पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना। अब चूंकि यहाँ पर स्लो डाउन है, स्लो डाउन की वजह से उनकी वस्तुओं की डिमांड भी कम हो गई है और डिमांड वहाँ पर प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, अर्थात विश्व में जिन वस्तुओं की आपूर्ति चीन कर रहा था उन वस्तुओं की आपूर्ति भारत कर सकता है, बशर्ते भारत में उन वस्तुओं का उत्पादन हो। तो एक भारत के सामने ये है कि ये विविधता ला सकता है आपूर्ति श्रृंखला, अर्थात एक विकल्प के रूप में भारत उभर करके आ सकता है यदि उन वस्तुओं का निर्यात करता है, प्रोडक्शन करता है। तो देश और कंपनियों के लिए बात की जाए तो चीन के विकल्प के रूप में, अर्थात जो वहाँ पर कार्य कर रही हैं कंपनियाँ, जो चीन में कार्य कर रही हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वो कंपनियां इसकी वजह से प्रभावित हुई हैं। उनका जो लाभ है वो कम हो रहा है। लाभ कम होगा तो इसका विकल्प देखेंगे कि हम कहाँ पर निवेश करें, और जब निवेश के स्थल की बात होगी तो भारत इसके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। अब महत्वपूर्ण स्थान हो तो सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में वो रिफॉर्म किया है। तो भारत ने रिफॉर्म किया है और बहुत सारी छूट और बहुत सारी रियायतें दे रहा है जिससे विदेशी कंपनियां या एफडीआई भारत में आ सकता है। तो भारत एक विकल्प के रूप में यहाँ पर कार्य कर सकता है। कच्चे माल की बात करें और मध्यवर्ती वस्तुएं जो विश्व में डिमांड है उनका विकल्प भारत बन सकता है। तैयार उत्पादों के स्रोत के रूप में भी भारत विकल्प बन सकता है। और किन क्षेत्रों में देखा जाए तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, कपड़ा और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत अपनी भूमिका बढ़ा सकता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है या भारत की ग्रोथ बढ़ सकती है। साथ ही साथ भारत विदेशी निवेश को आकर्षित करना। अब आकर्षित कैसे कर सकता है, तो सबसे पहले हमें एक स्थिर और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना पड़ेगा, जिससे संक्षेप में अगर कहें तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह सकते हैं कि इसमें इस दिशा में यदि हम कार्य करें तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। साथ ही साथ नियामक ढांचा बढ़ाए, अर्थात जो नियमन है उसको हम प्रोत्साहित करें। साथ ही साथ हमें कर को प्रोत्साहित देना होगा, अर्थात कर छूट के माध्यम से कंपनियों को आकर्षित करना पड़ेगा। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, अगर कोई कंपनी आ रही है यहाँ पर कोई अपनी यूनिट लगाना चाह रही है तो उसे भूमि अधिग्रहण को लेकर के समस्याएं होती हैं, लेबर लॉ को लेकर के समस्याएं होती हैं। तो इन क्षेत्रों में यदि हम रिफॉर्म करें और इसमें तेजी लाएं कि भूमि अधिग्रहण सरकार करे और भूमि अधिग्रहण करके उन कंपनियों को दे या इससे संबंधित जो नियम है उनको आसान बनाए, तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। नवाचार और अनुसंधान के साथ साथ विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अर्धचालक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है, इनको हमें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब उत्पादन की बात आ रही है तो इनकी उपयोगिता पहले ही सिद्ध हो चुकी है। भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र भी बना है, महाराष्ट्र में केंद्र है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैव प्रौद्योगिकी और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस क्षेत्र में हमारे देश में निवेश बढ़ सकता है। चीन की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ पर प्रभाव की बात की जा रही है तो कमोडिटी जो हैं उनकी कीमतें, माल की कीमतें, वस्तु कह लीजिए, उनकी कीमतें कम हो सकती हैं। चीन में कच्चे तेल की बात करें, सीमेंट और स्टील की मांग में कमी संभव है, तो ऐसी स्थिति में जो कमोडिटी हैं उनकी कीमतें कम हो सकती हैं। और अगर कमोडिटी की कीमतें कम हो सकती है तो भारत को लाभ मिल सकता है। सीमा गतिशीलता की बात करें तो आर्थिक तनाव के साथ साथ सीमाओं पर चीन के साथ दृष्टिकोण में बदलाव आया है। अब दृष्टिकोण में बदलाव यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यहाँ जब हम बात करें तो नकारात्मक परिवर्तनों की बात कर रहे हैं।
चीन में कच्चे तेल की कीमतें, साथ ही साथ सीमेंट और स्टील की मांग में कमी संभव है। तो ये जो है ये निर्यात भारत करता था, भारत भी कर रहा था। स्वाभाविक सी बात है कि चीन में इसकी मांग में कमी आई है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निर्यात जब वो खुद ही स्लो डाउन से गुजर रहा है तो निर्यात करेगा नहीं, और अगर निर्यात नहीं हो रहा है तो भारतीय उत्पादकों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सीमा गतिशीलता, कई बार ये स्थिति देखने को मिली है कि पाकिस्तान क्या करता है, संक्षेप में मैं पाक कह रहा हूँ, कि जब भी इस तरह की गतिविधि या इस तरह की समस्या उसकी अर्थव्यवस्था में आई है, तुरंत उसने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया है, राष्ट्रवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, अर्थात सीमा पर टेंशन को बढ़ा दिया है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि इस आर्थिक तनाव से जनता को विमुख करने के लिए या इधर से उसका ध्यान हटाने के लिए वो सीमा पर चीन की गतिविधियां या दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा चीन की आर्थिक मंदी का विश्व पर क्या प्रभाव होगा, तो व्यापार में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। भारत के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि भारत कुल जीडीपी का 2% हिस्सा चीन के साथ साझा करता है। अब भारत की जीडीपी पर स्वाभाविक सी बात है कि इसका प्रभाव होगा। आप आयात के संदर्भ में बात कर लीजिए या निर्यात के संदर्भ में बात कर लीजिए, तो जब उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि भारत की जीडीपी पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा कमोडिटी बाजार पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। कमोडिटी मतलब वस्तुओं की बात की जा रही है। चीन भारत से 70% लौह अयस्क का आयात करता है। अब ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर खुद ही स्लो डाउन चल रहा है तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, और मैन्युफैक्चरिंग कम होने का मतलब ये है कि मांग भी यहाँ पर कम होगी। एक तो ये बात है। दूसरी, वस्तुओं के वैश्विक मूल्य में परिवर्तन का कारण बन सकता है। वस्तुओं के वैश्विक मूल्य में परिवर्तन का कारण कैसे बन सकता है? दरअसल अब जो चीन है अपनी वस्तुओं के मूल्य में कमी ला सकता है। मूल्य में कमी लाएगा क्योंकि उसे अपना निर्यात बढ़ाना है, और निर्यात बढ़ा करके अपनी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है, आप समृद्धि कह सकते हैं, समृद्धि को बढ़ाना है। ऐसी स्थिति में जो वस्तुओं के वैश्विक मूल्य हैं उनमें परिवर्तन आ सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। इसके अलावा चीन और अन्य देशों में निवेश भी प्रभावित हो सकता है। चीन से सीख लेकर के जो कंपनियां हैं वो ये संभव है कि विश्व के अन्य देशों में निवेश ना करें। साथ ही हालांकि निवेश तो करेंगे ही, लेकिन भारत के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। आर्थिक निर्भरता की बात करें तो विश्व के कई देश अभी भी चीन से आयात पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में कई देशों के समक्ष चुनौतियां हैं कि वो कैसे, अगर अर्थव्यवस्था उसकी डंप होती है और ज़्यादा स्लो डाउन की स्थिति होती है, या स्लो डाउन ये आगे बढ़ करके मंदी की स्थिति में जा सकता है या जाता है, तो फिर उन देशों की निर्भरता या उन देशों के सामने चुनौतियां और ज़्यादा उत्पन्न हो सकती हैं जिनकी निर्भरता चीन की अर्थव्यवस्था पर है। चीनी अपस्फीति के परिणाम और क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव जैसे सस्ता आयात हो सकता है, भारत के आयात लागत में इससे कमी आ सकती है। वहाँ से वो सस्ता निर्यात करेंगे। सस्ता निर्यात करने का मतलब यह है कि भारत के आयात लागत में कमी आएगी। कम इनपुट लागत होगा। जब यहाँ सस्ता आयात होगा तो सस्ता आयात होने का मतलब यह है कि भारत में जो वस्तुएं बनेंगी उनकी लागत में कमी आ जाएगी, अर्थात उत्पादन लागत कम होगा। उत्पादन लागत कम होगा तो जब निर्यात की बात आएगी तो निर्यात हमारा बढ़ सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था में डंपिंग की स्थिति भी देखी जा सकती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को प्रवेश मिल सकता है, क्योंकि भारत में जो वस्तुएं अब निर्मित होगी वो सस्ता होगा और सस्ता होने की वजह से कुछ क्षेत्रों में प्रवेश हो सकता है। नए क्षेत्रों की बात की जा रही है, और वृद्धि जो पहले से है, पूर्व की जो स्थिति है उसमें और ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये बातें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। आगे बढ़ें। बेहतर व्यापार संतुलन हो सकता है। जो व्यापार संतुलन अर्थात बीओपी की हम बात करते हैं, जितनी मात्रा में हम वहाँ से आयात करते थे उतनी मात्रा में हम निर्यात नहीं कर रहे थे, तो जो हमारा व्यापार घाटा था वो चीन के पक्ष में था, व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में था। अब यहाँ पर स्थिति देखने को मिल सकती है कि जब आयात होगा तो फिर से वही स्थिति होगी कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। निर्यात की संभावना कम बन रही है क्योंकि वहाँ पर पहले से ही स्लो डाउन की स्थिति देखी जा रही। यहाँ पर देखें,
भारत अधिक अनुकूल व्यापार संतुलन कर सकता है और भारत के आयात बिल में यहाँ पर बिल में कमी देखने को मिल सकती है। ये स्थिति हो सकती है, लेकिन ये संभावित है। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है इसका नकारात्मक क्या प्रभाव होगा, तो निर्यात प्रतिस्पर्धा ये बढ़ सकती है। निर्यात प्रतिस्पर्धा क्यों बढ़ेगी? क्योंकि चीन अपनी अर्थव्यवस्था अर्थात स्लो डाउन से निकलने के लिए सस्ती चीनी वस्तुओं का निर्यात करेगा, और निर्यात करेगा कहाँ पर? वैश्विक बाजार में। जब ये निर्यात करेगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी ये स्थिति हो सकती है। भारतीय उद्योग इससे प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि उन पर उत्पादन लागत कम करने का दबाव होगा, और उत्पादन लागत एक निश्चित मात्रा में ही कम किया जा सकता है, उससे ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता। इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर आयात डंपिंग की बात करें तो कुछ वस्तुओं को सस्ते आयात के नाम पर भारत में डंप किया जा सकता है, और इससे जो भारत का घरेलू बाजार है वो प्रभावित होगा। भारतीय बाजार सस्ते चीनी सामानों की बाढ़ आ सकती है, घरेलू उत्पादक इससे प्रभावित हो सकते हैं, और अगर हम सस्ता आयात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो घरेलू कंपनियां हैं या उत्पादक इकाइयां हैं वो अपने यहाँ से जॉब कट करेंगी। जॉब कट करने का मतलब ये है कि पीसीआई कम होगा, पर कैपिटा इनकम कम होगा, और ऐसी स्थिति में आर्थिक तनाव हमारे देश में बढ़ सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें, जो मुद्रा के प्रभाव की बात करें तो चीन का जो केंद्रीय बैंक है इस बात की संभावना बनती है कि वह अपने मुद्रा का अवमूल्यन करे। ठीक है, मुद्रा का ह्रास नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर अवमूल्यन करने की बात की जा रही है। अवमूल्यन की जब बात आती है तो अवमूल्यन केंद्रीय बैंक के द्वारा जानबूझकर के किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि निर्यात हमें बढ़ाना है। तो चीन का जो केंद्रीय बैंक है इस समस्या के समाधान के लिए ऐसा कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो रुपया मजबूत होगा, और रुपया के मजबूत होने की स्थिति में भारत का जो निर्यात है, निर्यात प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कमोडिटी की कीमतों की बात करें तो चीन से कमोडिटी की मांग कम हो सकती है, और कम होने के साथ साथ यह भी स्थिति देखने को मिलेगी कि वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में कमी आ सकती है। कच्चे माल के भारतीय निर्यात इस यहाँ से प्रभावित हो सकते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही बात कर ली। अब बात ये होती है कि क्या इससे संबंधित कोई सवाल भी आया है प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में? तो दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में वर्ष 2022 में इससे मिले जुले, आप ये भी कह सकते हैं इसके इर्द गिर्द सवाल पूछा गया है। साथ ही साथ इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा चीन एशिया में संभावित सैन्य शक्ति स्थिति विकसित देशों के लिए अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है। इस कथन के प्रकाश में भारत पर उसके पड़ोसी के रूप में इसके प्रभाव की चर्चा करें। ये डायरेक्ट इससे लिंक नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट लिंक्ड है। आप इसको देखेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। दरअसल इसको शामिल करने का एक ही उद्देश्य है कि आप समझ पाएँ कि जो यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है दरअसल ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, उसका इम्पोर्टेंस है। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।